रॉयल बंगाल फैमिली। अध्याय 1। दुर्गोत्सव की शुरुआत। शरद ऋतु की ठंडी हवा कोलकाता की गलियों से बह रही थी। आसमान में नीला उजाला और हल्की सफेद धूप थी। चारों ओर बस एक ही गूंज सुनाई दे रही थी, जय मां दुर्गा। शहर की भीड़ भाड़ से दूर हुगली नदी के किनारे विशाल रायचौधरी राजबाड़ी खड़ी थी। ये बंगाल का सबसे पुराना और भव्य महल था। ऊंचे गुंबद, संगमरमर के स्तंभ और रंग बिरंगी खिड़कियों से सजी यह इमारत दूर से ही राजसी गरिमा का एहसास कराती थी। महल के आंगन में उस दिन असंख्य दीपक जगमगा रहे थे। लाल पीले फूलों की मालाएं झूल रही थीं। दुर्गा पूजा का पहला दिन था। पूरे गांव और शहर से लोग इस महल में पूजा देखने आते थे। राजा देवेश नारायण राय, जो बंगाल के इस शाही परिवार के मुखिया थे, सिंहासन पर बैठे हुए सबको आशीर्वाद दे रहे थे। उनके चेहरे पर शांति थी, पर आंखों में कहीं गहरी चिंता भी छिपी थी, क्योंकि बाहर की दुनिया बदल रही थी। अंग्रेजों का शासन हर दिन और कठोर हो रहा था। उनकी पत्नी रानी मृणालिनी देवी भव्य पारंपरिक लाल साड़ी में सजी थी। माथे पर बड़ी सी बिंदी और गले में सोने का हार। वह प्रजा से प्यार से बातें कर रही थी, जैसे पूरा महल उनकी ममता से बंधा हो। भीतर से शंख की ध्वनि गूंजी। महल की बड़ी चौखट से राजकुमारी अनन्या बाहर आए। वह उम्र में मुश्किल से 17-18 की होगी, लेकिन उसकी आंखों में निडरता और आत्मविश्वास झलकता था। जब उसने देवी दुर्गा की मूर्ति के सामने दीप जलाया तो पूरा आंगन रोशनी से भर गया। इसी बीच दूर से घोड़ागाड़ी की आवाज सुनाई दी। पहरेदारों ने दरवाजा खोला। गाड़ी से एक युवक उतरा, लंबा, गोरा और पश्चिमी कपड़ों में सजा। ये था राजकुमार आदित्य, जो कई वर्षों बाद इंग्लैंड से लौट रहा था। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमार लौट आए, राजकुमार घर आ गए। आदित्य ने अपने माता पिता के चरण छुए। रानी की आंखों में आंसू भर आए, पर राजा देवेश बस गहरी नजरों से अपने बेटे को देखते रहे। उनके मन में सवाल था, क्या ये बेटा अब भी भारतीय है या अंग्रेजी रंग में रंग चुका है। शाम को पूजा के बाद भव्य भोज हुआ। नृत्य, संगीत, ढाक की गूंज और अरोमा से भरा वातावरण। लेकिन इस सारी रौनक के बीच कहीं न कहीं एक छाया मंडरा रही थी। आंगन के किनारे खड़ी अनन्या ने आदित्य की तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, भैया, आप जानते नहीं, बंगाल बदल रहा है। ये सिर्फ पूजा का समय नहीं, यह विद्रोह का समय है। आदित्य उसकी बात सुनकर चौंका। उसने सोचा था कि वह महल में लौटकर सिर्फ आराम और शान शौकत देखेगा, पर उसकी बहन की आंखों में एक रहस्य चमक रहा था। और ठीक उसी पल महल के फाटक से एक परछाई भीतर दाखिल हुई, एक अंग्रेज अफसर, जिसका नाम था मिस्टर रिचर्ड्स। अध्याय 2। राजकुमार की वापसी। महल का विशाल दीवानखाना चमचमा रहा था। ऊंची ऊंची झड़फानुसों की रोशनी सोने चांदी के बर्तनों पर पड़कर पूरे कक्ष को जगमगा रही थी। एक ओर ढाक और शहनाई की धुन बज रही थी और दूसरी ओर लोग राजकुमार आदित्य का स्वागत करने के लिए इकट्ठा थे। राजकुमार आदित्य ने जब इंग्लैंड से लाई हुई अपनी टेलरमेड कोट पैंट पहनी तो दरबारियों में हल्की फुसफुसाहट होने लगी। देखो, राजकुमार तो पूरे अंग्रेज जैसे हो गए हैं। बंगाल की मिट्टी की खुशबू कहाँ बची है इनकी सांसों में। आदित्य ने सबकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी खटपट थी। इंग्लैंड में रहते हुए उसने वहां की आजादी, कानून और आधुनिक शिक्षा देखी थी। वहीं अब अपने ही देश में आकर उसे गरीबी, दबे कुचले किसान और अंग्रेजों की हुकूमत का बोझ दिखाई दे रहा था। राजा देवेश नारायण राय ने अपने बेटे को पास बुलाया। आदित्य, तू लौट आया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। पर याद रख, ये राजबाड़ी सिर्फ तेरे रहने का महल नहीं, ये हमारी प्रजा का आसरा है। आदित्य ने झुककर प्रणाम किया, पर उसके होंठों पर शब्द अटके रहे। तभी दरवाजे से किसी के कदमों की आहट आए। भारी बूटों की ठक ठक ने वातावरण की नरमी तोड़ दी। अंदर प्रवेश किया मिस्टर रिचर्ड्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी। लंबा चौड़ा शरीर, चमचमाता कोट और आंखों में एक ठंडी चालाकी। वह मुस्कुराते हुए बोला, योर हाइनेस, आई एम ऑनर्ड टू बी हियर। बंगाल इज ट्रूली मैग्निफिसेंट ड्यूरिंग दुर्गा पूजा। राजा ने औपचारिक मुस्कान दी और उसका स्वागत किया, पर उनकी आंखों में झलक रहा था कि यह आदमी यहाँ सिर्फ पूजा देखने नहीं आया है। अनन्या धीरे से आदित्य के पास आए और फुसफुसाए, याद रखना भैया, ये रिचर्ड्स हमारी मिट्टी का दोस्त नहीं, दुश्मन है। इसकी नजर हमारे महल और हमारे रहस्यों पर है। आदित्य चुप रहा। उसका मन दुविधा में था। एक ओर वह अंग्रेजी संस्कृति से प्रभावित था, दूसरी ओर अपनी बहन की चेतावनी उसे अस्थिर कर रही थी। भोज शुरू हुआ। रिचर्ड्स और आदित्य आमने सामने बैठे। रिचर्ड्स ने वाइन का प्याला उठाते हुए कहा, मिस्टर आदित्य, यू आर द प्राइड ऑफ बंगाल। You have seen England, you know how powerful we are. You must guide your family in the path of progress the British way. आदित्य ने क्षण भर रुककर जवाब दिया, हाँ, इंग्लैंड ने बहुत कुछ सिखाया है मुझे, परंतु याद रखिए, हर संस्कृति की अपनी आत्मा होती है। बंगाल की आत्मा को कोई भी पराई ताकत दबा नहीं सकती। रिचर्ड्स हल्का सा मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में चमकती चालाकी ने अनन्या को बेचैन कर दिया। पूरे महल में संगीत गूंज रहा था, पर अनन्या को लग रहा था कि यह सिर्फ किसी तूफान से पहले की शांति है। अध्याय 3। राजकुमारी का रहस्य। रात गहरी हो चुकी थी। महल के आंगन की जगमगाहट अब बुझने लगी थी। ढाक और शहनाई की गूंज थम चुकी थी और केवल हवा में सरसराते पत्तों की आवाज सुनाई दे रही थी। राजकुमारी अनन्या अपने कक्ष में बैठी थी। दीपक की मध्यम लौ उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके हाथों में एक छोटी सी लाल रुमाल थी, जिस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। यह कोई साधारण रुमाल नहीं था, ये क्रांतिकारियों का प्रतीक था। दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। अनन्या ने तुरंत दीपक बुझा दिया और फुसफुसाए, कौन है? बाहर से आवाज आए, जय मां दुर्गा। अनन्या ने राहत की सांस ली। ये संकेत था कि कोई अपना है। उसने दरवाजा खोला। 3 युवक अंदर आए, साधारण किसान जैसे कपड़ों में, पर उनकी आंखों में अंगारे थे। ये थे क्रांतिकारी, जो गुप्त रूप से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। उनमें से एक ने कहा, राजकुमारी, हमें आपकी मदद चाहिए। कंपनी के अफसर गांवों से अनाज जबरन ले रहे हैं। लोग भूखे मर रहे हैं। अगर आपके महल से हमें थोड़ी मदद मिले तो हम हथियार खरीद सकते हैं। अनन्या ने बिना झिझक कहा, इस महल का हर कोना बंगाल की मिट्टी का है। यहाँ की दौलत सिर्फ दिखावे के लिए नहीं,
मैं वादा करती हूँ तुम्हें मदद मिलेगी, पर सावधान रहना, अंग्रेज हर जगह जाल बिछाए बैठे हैं। एक युवक ने अनन्या को एक कागज थमाया। उस पर नक्शा बना था। यहाँ कंपनी के गुप्त गोदाम में बारूद और हथियार रखे हैं। अगर इन्हें हम हासिल कर लें तो विद्रोह को नई जान मिल जाएगी। अनन्या ने नक्शा देखा और सिर हिलाया। मैं अपने भाई आदित्य को भी इस रास्ते पर लाना चाहती हूँ। उसने इंग्लैंड बहुत देखा है, पर उसका दिल अब भी भारतीय है। उसे बस याद दिलाने की जरूरत है। क्रांतिकारी लौट गए। कमरे में अकेली खड़ी अनन्या खिड़की से बाहर देख रही थी। आकाश में चांद बादलों में छिप रहा था। उसे लग रहा था जैसे आने वाले दिनों में भी अंधेरा और उजाला एक साथ टकराने वाले हैं। इसी बीच महल की छत पर खड़ा कोई अनजाना साया दूरबीन से ये सब देख रहा था। वह था मिस्टर रिचर्ड्स। उसकी आंखों में चमक थी और होठों पर हल्की मुस्कान। वह बुदबुदाया, सो द प्रिंसेस इज नॉट जस्ट अ प्रिंसेस, शी इज अ रेबल। और इस तरह राजकुमारी अनन्या का सबसे बड़ा रहस्य अब अंग्रेज अफसर की नजरों में आ चुका था। अध्याय 4, अंग्रेज अफसर की एंट्री। सुबह की पहली किरण जैसे ही महल की खिड़कियों से भीतर उतरी, शाही आंगन फिर से रौनक से भर गया। नौकर चाकर दौड़ भाग में लगे थे। रसोई से इलायची और केसर की खुशबू आ रही थी। लेकिन महल के द्वार पर इस सुबह एक खास मेहमान खड़ा था, मिस्टर रिचर्ड्स। वह हल्के भूरे कोट और सफेद टोप में सजा, हाथ में एक चमड़े का ब्रीफकेस लिए मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुआ। उसकी चाल ढाल में ऐसा आत्मविश्वास था मानो वह मेहमान नहीं, मालिक हो। राजा देवेश नारायण राय दरबार में बैठे थे। रिचर्ड्स ने आदरपूर्वक झुककर अभिवादन किया। योर हाइनेस, आई हैव कम टू पे माई रिस्पेक्ट्स। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वैल्यूज योर फ्रेंडशिप। राजा ने हल्की मुस्कान दी, पर भीतर से सतर्क थे। मित्रता की कीमत विश्वास होती है, मिस्टर रिचर्ड्स। आशा है आप इसे निभाएंगे। रिचर्ड्स ने बात को बदलते हुए कहा, मैं आपके बेटे राजकुमार आदित्य से मिलना चाहता हूँ। मैंने सुना है उन्होंने इंग्लैंड में उच्च शिक्षा पाई है। ऐसे युवाओं की हमें आवश्यकता है, बंगाल को मॉडर्न बनाने के लिए। आदित्य उसी समय कमरे में आया। अंग्रेजी अंदाज में उसने हाथ मिलाया। रिचर्ड्स ने प्रसन्न होकर कहा, मिस्टर आदित्य, यू आर द फ्यूचर ऑफ बंगाल। यू अंडरस्टैंड द ब्रिटिश वे। इफ यू सपोर्ट अस, योर फैमिलीज ग्लोरी विल शाइन ब्राइटर देन एवर। अनन्या जो दरवाजे पर खड़ी यह सब सुन रही थी, भीतर ही भीतर खौल उठी। उसने सोचा, यह अंग्रेज सिर्फ चापलूसी करके हमारे महल में घुसना चाहता है। असल मकसद कुछ और है। कुछ दिनों में ही रिचर्ड्स महल में बार बार आने लगा। कभी राजा से राजनीति पर चर्चा, कभी आदित्य को यूरोप की किताबें और अखबार देना, कभी रानी को विदेशी उपहार लाकर प्रभावित करना। धीरे धीरे वह परिवार का अपना आदमी बनने लगा। पर उसी समय रात में जब सब सो जाते, रिचर्ड्स अपने कक्ष में बैठकर नक्शे और दस्तावेजों पर नजर गड़ाता। उसकी असली तलाश थी महल का वह गुप्त तहखाना, जिसमें बंगाल की पुरानी संधि पत्र और खजाना छिपा था। एक शाम भोज के बाद रिचर्ड्स आदित्य से अकेले में बोला, मिस्टर आदित्य, लेट मी बी ऑनेस्ट। द ब्रिटिश क्राउन ट्रस्ट्स यू, बट योर सिस्टर, शी इज डेंजरस। शी मिंगल्स विद रेबल्स। आदित्य ने चौंककर कहा, यह असंभव है। अनन्या सिर्फ पूजा पाठ और परिवार में व्यस्त रहती है। रिचर्ड्स हल्का मुस्कुराया और बोला, मे बी यू डोंट नो योर सिस्टर वेल। आदित्य चुप हो गया। उसके मन में शक का बीज बो दिया गया था। उस रात अनन्या महल की छत पर खड़ी आकाश की ओर देख रही थी। हवा में विद्रोह की गंध थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अब उसका राज खतरे में है। अध्याय 5, तहखाने का रहस्य। महल की दीवारों में बहुत कुछ छिपा था, ऐसे राज जिनके बारे में सिर्फ पुराने पंडित और राजघराने के बुजुर्ग जानते थे। कहा जाता था कि महल के नीचे गहराई में एक तहखाना गुप्त कक्ष है, जहां सदियों पुराना खजाना और दस्तावेज रखे गए हैं। किसी ने कभी उसे देखा नहीं था, पर अनन्या को बचपन से ही दादी की कहानियों में इसका जिक्र सुनाई देता था। और अब जब अंग्रेज अफसर रिचर्ड्स बार बार परिवार के राज की टोह ले रहा था, अनन्या को यकीन हो गया कि समय आ गया है इस तहखाने का सच जानने का। स्मॉल डायमंड तहखाने का द्वार। एक रात जब पूरा महल सो चुका था, अनन्या ने अपने भाई आदित्य को जगाया। भैया, मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें वो दिखाने वाली हूँ जो इस महल का सबसे बड़ा सच है। आदित्य हैरान था, कहाँ ले जा रही हो मुझे आधी रात को। अनन्या ने दीवार में बनी एक पुरानी तस्वीर हटाई। उसके पीछे एक छोटी सी खिड़की जैसी जगह थी। उसने दीवार पर उकेरे पत्थरों को दबाया और धीरे धीरे एक छुपा हुआ दरवाजा खुल गया। सामने अंधेरा था। मशाल जलाकर दोनों भाई बहन नीचे सीढ़ियों से उतरने लगे। स्मॉल डायमंड गुप्त दस्तावेज। नीचे पहुंचकर वे एक विशाल तहखाने में खड़े थे। चारों ओर लोहे के संदूक, पुराने हथियार और दीवारों पर प्राचीन चित्र। एक कोने में रखा था एक लकड़ी का संदूक, जिस पर बंगाल के राजचिन्ह बने हुए थे। अनन्या ने ताला खोला। अंदर से पुराने कागजात निकले। आदित्य ने पढ़ना शुरू किया और उसकी आंखें फैल गईं। वह दस्तावेज 18वीं सदी का था। इसमें लिखा था कि कैसे पहले नवाब और अंग्रेजों के बीच गुप्त समझौते हुए थे। अंग्रेजों ने वादा किया था कि वे सिर्फ व्यापार करेंगे, शासन नहीं करेंगे। पर धीरे धीरे उन्होंने धोखा देकर बंगाल पर कब्जा कर लिया। आदित्य का गला सूख गया। तो ये सच है, अंग्रेज हमारी मिट्टी को छल से निगल गए। अनन्या ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ भैया, और यही सच हमारे विद्रोह का आधार बनेगा। अगर ये दस्तावेज जनता के सामने आ गए तो लोग जान जाएंगे कि अंग्रेज झूठे और धोखेबाज हैं। स्मॉल डायमंड परछाई का साया। दोनों भाई बहन दस्तावेज देख ही रहे थे कि ऊपर से किसी के कदमों की आहट आए। अनन्या ने मशाल बुझा दी और दोनों छिप गए। दरवाजा धीरे धीरे खुला और भीतर आया मिस्टर रिचर्ड्स। उसके हाथ में लालटेन थी। उसने चारों ओर देखा और मुस्कुराया। सो द लेजेंड वाज ट्रू, द रॉयल बंगाल फैमिली स्टिल गार्ड्स द सीक्रेट। आदित्य और अनन्या चुपचाप अंधेरे में खड़े थे। अब यह साफ हो चुका था कि अंग्रेज अफसर सिर्फ दोस्ती के बहाने नहीं आया, बल्कि महल के इस गुप्त तहखाने को हासिल करने आया है। अध्याय 6, दिल और जिम्मेदारी। तहखाने से ऊपर लौटने के बाद आदित्य बेचैन था। उसके हाथ कांप रहे थे, दिमाग में तूफान चल रहा था। इंग्लैंड में उसने जो कुछ सीखा था, कानून, न्याय, सभ्यता, सब अब झूठा लग रहा था। उसकी आंखों के सामने दस्तावेज की सच्चाई घूम रही थी। अंग्रेजों ने सिर्फ धोखा दिया।
वह महल की बालकनी पर खड़ा होकर रात का आसमान देख रहा था। अनन्या उसके पास आए और बोली, भैया अब तो आपने सब देख लिया, अब तो आपको मानना पड़ेगा कि अंग्रेज हमारे मित्र नहीं, हमारे शत्रु हैं। आदित्य ने गहरी सांस ली। अनन्या, मैं मानता हूं कि अंग्रेजों ने हमें छल से दबाया, पर इंग्लैंड ने मुझे शिक्षा भी दी। वहां की विज्ञान, चिकित्सा और कानून व्यवस्था, अगर वही सब यहाँ आ जाए तो क्या हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा? अनन्या ने दृढ़ स्वर में कहा, तरक्की किसी गुलामी की कीमत पर नहीं मिल सकती भैया। अगर हमें आगे बढ़ना है तो अपने पैरों पर खड़े होकर, अपनी मिट्टी की ताकत से। आदित्य चुप रहा। उसके दिल में दो धाराओं की लड़ाई थी। एक ओर उसकी अंग्रेजी सोच जो कहती थी कि ब्रिटिश शासन से सीखना चाहिए, दूसरी ओर उसकी भारतीय आत्मा जो चीख रही थी कि आजादी ही असली सम्मान है। स्मॉल डायमंड मिस्टर रिचर्ड्स की चाल। अगले दिन दरबार में रिचर्ड्स राजा देवेश से मिला। योर हाइनेस, आई मस्ट वॉर्न यू, रेबल्स आर ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। आई हैव एविडेंस दैट समवन फ्रॉम योर ओन फैमिली इज हेल्पिंग देम। राजा ने चौंककर पूछा, क्या कहना चाहते हैं आप? रिचर्ड्स ने रहस्यमयी मुस्कान दी और बोला, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंसेस अनन्या। राजा का चेहरा सख्त हो गया। उन्हें अपनी बेटी पर पूरा विश्वास था, पर रिचर्ड्स ने शक का बीज बो दिया। स्मॉल डायमंड आदित्य की उलझन। उस रात आदित्य अपने कमरे में बैठा सोच रहा था। उसके कानों में बार बार गूंज रहा था, रिचर्ड्स की बात, योर सिस्टर इज अ रेबल, और अनन्या की आवाज, विद्रोह ही सम्मान है। वह सोच रहा था, क्या मेरी बहन सच में विद्रोहियों से जुड़ी है? अगर हाँ तो क्या वह गलत है, या वही सही है और मैं ही काय हूँ? अचानक दरवाजा खुला। अनन्या अंदर आए। उसने सीधे आदित्य का हाथ पकड़ा और कहा, भैया अब निर्णय का समय आ गया है। या तो आप हमारे साथ खड़े होकर देश की लड़ाई लड़ेंगे या फिर अंग्रेजों की कठपुतली बनकर रह जाएंगे। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। अनन्या, मैं अभी भी उलझा हूँ। दिल कहता है तेरे साथ चलूं, पर दिमाग कहता है सोच समझकर कदम उठाऊं। अनन्या ने उसका कंधा पकड़कर कहा, भैया याद रखो, इतिहास दिमाग से नहीं, दिल के फैसलों से लिखा जाता है। उस क्षण आदित्य ने महसूस किया कि उसका दिल अब धीरे धीरे अंग्रेजों से दूर और अपनी मिट्टी के और करीब खींचने लगा है। लेकिन उसी समय तहखाने के पास किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों भाई बहन चौंक पड़े, और जब बाहर झांका तो देखा रिचर्ड्स कुछ सैनिकों के साथ तहखाने की ओर जा रहा था। अध्याय 7, विद्रोह की आहट। बंगाल की धरती पर बेचैनी बढ़ रही थी। किसानों के चेहरे पर भूख की लकीरें थीं, मजदूरों की पीठ पर कोड़े के निशान और युवाओं की आंखों में आग। गांव गांव में फुसफुसाहट गूंजने लगी थी। विद्रोह, विद्रोह का समय आ गया है। स्मॉल डायमंड गुप्त सभा। एक सुनसान बगीचे में महल से कुछ दूर मशालों की हल्की रोशनी में लोग इकट्ठा हुए। उनमें से कोई किसान था, कोई नौकर, कोई छात्र, और बीच में खड़ी थी राजकुमारी अनन्या। उसने दृढ़ स्वर में कहा, भाइयों और बहनों, अंग्रेजों ने हमारी धरती छीनी है, हमारी रोटियां छीनी है, पर हमारी आत्मा अभी जिंदा है। हमें अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ी के लिए आजादी चाहिए, और हम इसे छीन कर लेंगे। भीड़ में जोरदार नारा गूंजा, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अनन्या ने उन्हें तहखाने से लाए गए दस्तावेज का हिस्सा दिखाया। ये सबूत है कि अंग्रेज हमें धोखे से गुलाम बनाए। अब जनता को सच दिखाना है। स्मॉल डायमंड आदित्य का पहला कदम। आदित्य भी उस सभा में छिपकर पहुंचा था। वह अभी तक उलझन में था, पर जब उसने देखा कि उसकी बहन आम किसानों और युवाओं के बीच खड़ी होकर आग जगा रही है, तो उसके दिल ने अंतिम फैसला कर लिया। वह आगे बढ़ा और सबके सामने बोला, मैंने इंग्लैंड में पढ़ाई की, वहां की ताकत देखी, पर आज मैं मानता हूं कि असली ताकत हमारे लोगों की है। आज से मैं भी तुम्हारे साथ हूं। भीड़ तालियों और नारों से गूंज उठी। अनन्या ने गर्व से भाई की ओर देखा। अब रॉयल बंगाल फैमिली के दोनों वारिस एक साथ आजादी की राह पर थे। स्मॉल डायमंड रिचर्ड्स की चाल। लेकिन ये सब छिपा नहीं रह सका। मिस्टर रिचर्ड्स के जासूस हर जगह फैले थे। उसे खबर मिल गई कि राजकुमारी और राजकुमार विद्रोहियों के साथ खड़े हो चुके हैं। उसने अगले ही दिन राजा देवेश से कहा, योर हाइनेस, रेबल्स आर एंटरिंग योर ओन फैमिली। इफ यू डोंट स्टॉप देम, द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल नॉट फॉरगिव। राजा का दिल दहल गया। वह अपने बच्चों पर शक नहीं करना चाहते थे, पर अंग्रेज अफसर की आंखों में सच्चाई और झूठ का ऐसा जाल था कि वह उलझते जा रहे थे। स्मॉल डायमंड विद्रोह की गूंज। इस बीच बंगाल के गांवों में आंदोलन तेज हो गया। अनाज के गोदामों में आग लगाई गई, कंपनी के सैनिकों पर हमला हुआ। लोगों के होठों पर सिर्फ एक शब्द था, स्वाधीनता, और इस आंदोलन की आहट अब सीधे रायचौधरी राजबाड़ी तक पहुंच चुकी थी। महल की दीवारों के पीछे अब सिर्फ पूजा और संगीत नहीं, बल्कि युद्ध की तैयारी हो रही थी। पर उसी रात जब आदित्य और अनन्या अगली योजना बना रहे थे, अचानक महल के बाहर ढोल और बिगुल की आवाज गूंज उठी। खिड़की से झांककर देखा, सैकड़ों अंग्रेज सिपाही महल को चारों ओर से घेर चुके थे। अध्याय 8, राजबाड़ी का घेराव। महल की ऊंची दीवारों पर मशालें जल रही थीं, लेकिन उस रात उनकी लौ डर से कांप रही थी। चारों ओर से अंग्रेज सिपाहियों ने महल को घेर लिया था। तोपों की गर्जना, घोड़ों की टाप और बंदूकों की चमक ने पूरे रायचौधरी महल को नींद से जगा दिया। स्मॉल डायमंड राजा की दुविधा। राजा देवेश सिंह दरबार में पहुंचे। उनके चारों ओर दरबारी और रक्षक खड़े थे। चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। उन्होंने कहा, ये युद्ध की आहट है, पर युद्ध हमारे दरवाजे पर क्यों आया? तभी मिस्टर रिचर्ड्स अंदर आया। हाथ में अंग्रेज सरकार का आदेश पत्र था। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, योर हाइनेस, आप पर विद्रोहियों को पनाह देने का आरोप है। अगर आप अपने बच्चों को हमारे हवाले कर दें तो हम आपको और आपके राज को सुरक्षित छोड़ देंगे। महल में सन्नाटा छा गया। स्मॉल डायमंड आदित्य और अनन्या का निर्णय। अनन्या आगे बढ़ी और तेज स्वर में बोली, हमारे सिर काट सकते हो, पर हमें गुलाम नहीं बना सकते। हम अपने लोगों के साथ हैं, उनके खिलाफ नहीं। आदित्य ने भी तलवार खींच ली। अगर यह महल अंग्रेजों ने घेरा है तो आज ये महल रणभूमि बनेगा। राजा ने बच्चों की आंखों में वही आग देखी जो कभी उनके पूर्वजों की आंखों में थी। क्षण भर को उनका दिल गर्व से भर गया। स्मॉल डायमंड युद्ध की शुरुआत। रात के अंधेरे में तोप गरजी।
महल की दीवार हिली। अंग्रेज सिपाही भारी हथियारों के साथ अंदर घुसने लगे, पर राजबाड़ी के सैनिक भी कम न थे। नगाड़े बज उठे, तलवारें चमकी और महल के आंगन में खून और आग की जंग छिड़ गई। अनन्या घोड़े पर सवार होकर हाथ में मशाल लिए आगे बढ़ी। उसने चीखकर नारा लगाया, वंदे मातरम। सैनिकों और नौकरों ने उसका साथ दिया। आदित्य ने अपनी अंग्रेजी शिक्षा का इस्तेमाल करते हुए तोप और बारूद का इंतजाम करवाया। हर तरफ युद्ध की गूंज थी। स्मॉल डायमंड रिचर्ड्स की चालबाजी। लड़ाई के बीच रिचर्ड सीधे राजा के कक्ष में घुस गया। वह जानता था कि असली ताकत बच्चों में नहीं, राजा के हस्ताक्षर में है। उसने राजा से कहा, अगर अभी हार मान लेंगे और दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देंगे तो आपके बच्चों को बख्श दिया जाएगा, वरना। राजा का दिल कांप उठा। क्या वह अपने बच्चों की जान बचाने के लिए सब कुछ अंग्रेजों को सौंप दे, या फिर पूर्वजों की शपथ निभाएं और आखिरी सांस तक लड़े। महल की छत से धुआं उठ रहा था, नीचे तलवारों की टकराहट गूंज रही थी और राजा का हाथ कांपते हुए कलम की ओर बढ़ रहा था। अध्याय 9, बलिदान। महल का आंगन धुआं और आग से भर चुका था। तलवारें टकरा रही थीं, तोपों की गूंज सुनाई दे रही थी और सैनिक चीख रहे थे। अंग्रेजों की सेना बड़ी थी, लेकिन रॉयल बंगाल फैमिली का साहस उससे भी बड़ा। स्मॉल डायमंड राजा का निर्णय। राजा देवेश नारायण राय अपने कमरे में बैठे थे। मिस्टर रिचर्ड्स उनके सामने खड़ा था। हस्ताक्षर कर दीजिए योर हाइनेस, आपके बच्चों की जान बच जाएगी। राजा ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपने बच्चों की आंखों में देखा आदित्य और अनन्या। दोनों की आंखों में वही आग थी जो वर्षों से उनके परिवार की पहचान रही। राजा ने कलम उठाई पर हस्ताक्षर नहीं किया। हमारा परिवार गुलामी नहीं मानता। मेरी जान चली जाए, लेकिन इस महल और बंगाल की आजादी का सम्मान बचाना हमारा धर्म है। मिस्टर रिचर्ड्स के चेहरे पर गुस्सा और अविश्वास मिला। आप पागल हैं योर हाइनेस। लेकिन राजा ने बस सिर हिलाया। स्मॉल डायमंड बलिदान की घड़ी। अंग्रेजों ने महल में घुसपैठ की। तलवारें टकराईं और आंगन लाल हो गया। अनन्या घोड़े पर सवार थी, हाथ में मशाल और तलवार। आदित्य ने सैनिकों का नेतृत्व किया और तहखाने के दस्तावेज को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। लेकिन अचानक एक तोप का गोला पास आ गया। राजा देवेश ने अपने शरीर को दस्तावेज की सुरक्षा के लिए ढाल बना दिया। गोले की धमाका और धुआं, राजा गिर पड़े। अनन्या और आदित्य दौड़े, पर राजा ने हल्की मुस्कान दी। साहस, यही हमारी विरासत है। लड़ाई खत्म नहीं हुई, ये केवल शुरुआत है। राजा का बलिदान परिवार और सैनिकों के लिए प्रेरणा बन गया। स्मॉल डायमंड महल की रक्षा और विद्रोह। राजकुमार और राजकुमारी ने राजा के बलिदान के बाद और दृढ़ता दिखाई। अंग्रेज सैनिकों को रोकने के लिए उन्होंने पूरी रणनीति अपनाई। रात भर युद्ध चला और अंत में अंग्रेज कुछ सैनिक खोकर पीछे हट गए। अनन्या ने दस्तावेज को संभालते हुए कहा, भैया, अब ये दस्तावेज केवल हमारे लिए नहीं, पूरे बंगाल के लिए है। इसे जनता तक पहुंचाना होगा। आदित्य ने सिर हिलाया। हाँ बहन, अब हमारी जिम्मेदारी केवल परिवार की नहीं, बल्कि पूरे देश की है। और इस तरह रॉयल बंगाल फैमिली का बलिदान बंगाल के लोगों में साहस और आजादी की लौ जगा गया। अध्याय 10, विरासत। सूरज की पहली किरण महल की ऊंची दीवारों पर पड़ रही थी। रॉयल बंगाल फैमिली ने रात भर की जंग में अपने साहस और बलिदान की कहानी लिख दी थी। राजा देवेश नारायण राय का बलिदान सबको याद था। महल की दीवारों पर उनके कदमों की गूंज अभी भी सुनाई दे रही थी। स्मॉल डायमंड, दस्तावेज और सच्चाई। अनन्या और आदित्य ने तहखाने से दस्तावेज सुरक्षित निकाल लिया। अब ये सिर्फ परिवार का राज नहीं था, बल्कि संपूर्ण बंगाल के लिए प्रेरणा बन गया। आदित्य ने कहा, भैया और बहन, अब ये दस्तावेज केवल कागज नहीं, हमारी पहचान है। इसे जनता तक पहुंचाना ही हमारी असली जीत है। अनन्या ने सिर हिलाया। सही कहा भैया, अब हमारी लड़ाई केवल महल तक सीमित नहीं, ये पूरे देश की आजादी तक जाएगी। स्मॉल डायमंड महल की शान। रॉयल बंगाल फैमिली ने महल की मरम्मत शुरू की। युद्ध की चिंगारी ने दीवारों को भिगो दिया था, लेकिन हर दरार में उनकी अडिता और साहस की कहानी बस गई थी। महल अब केवल राजसी गरिमा का प्रतीक नहीं, बल्कि विरोध, बलिदान और आजादी की निशानी बन गया। स्मॉल डायमंड, नई पीढ़ी की उम्मीद। गांव और शहर में फैली विद्रोह की लहर अब तेज हो चुकी थी। लोग राजा के बलिदान, राजकुमार और राजकुमारी की बहादुरी से प्रेरित हुए। आदित्य और अनन्या ने सुनिश्चित किया कि दस्तावेज जनता तक पहुंचे। अनन्या ने बच्चों को देखकर कहा, याद रखो, ये लड़ाई सिर्फ हमारे लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए है। हमारी विरासत साहस और स्वतंत्रता है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही विरासत हम सुरक्षित रखेंगे। हमारे खून और बलिदान से बंगाल की मिट्टी आजाद होगी। स्मॉल डायमंड अंत। महल की ऊंचाई पर सूरज की किरणें चमक रही थीं। राजबाड़ी में अब केवल दीवारों की नहीं, बल्कि साहस, बलिदान और आजादी की कहानी गूंज रही थी। और इस तरह रॉयल बंगाल फैमिली का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। न केवल राजसी खून के लिए, बल्कि अपने देश के लिए समर्पण और वीरता के लिए।